नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम पुख्ता और मजबूत चल रही होगी। तो दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की अपनी क्लास है जिसमें कि हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें 19 कहानियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम आकाशदीप करने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये, यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। ये हमारा फ्री बैच दिसंबर 2024 के लिए जो हमने लॉन्च कर रखा है। इसमें हम आप लोगों को पूरा मैटर, ऑथेंटिक मैटर, डीप एकदम बहुत गहन विवेचन के साथ में, व्याख्या के साथ में हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की। कहानी के पात्र देख लेते हैं। कहानी के पात्र, नायक जो है उसका नाम बुधगुप्त है। देखिए, इसमें जो नायक है उसका मुख्य नाम बुधगुप्त है, लेकिन कहानी में ही अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया गया है। तो कौन कौन से नाम हैं देख लेते हैं। ये है कौन? ये ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। इसको महानाविक कह के भी संबोधित किया गया है। ताम्रलिप्ति क्या है? ये एक नगर का नाम है, बहुत पुराना नाम है। ताम्रलिप्ति एक नगर का नाम है, उसका क्षत्रिय है बुधगुप्त। उसी को महानाविक कहा गया है और परिस्थितियों के कारण वो जलदस्यु बन गया है। जलदस्यु अर्थात जो समुद्री जहाजों पर दास होते हैं, नौकर होते हैं, वो बन गया है वो। और ये कहानी का नायक है। इसकी विशेषता क्या है? ये बहादुर है, वीर पुरुष है और चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आजाद करवाता है। ये मणिभद्र कौन है देखते हैं पात्रों में। आगे तीसरे नंबर पर ये पढ़ेंगे हम। चंपा कौन है? चंपा एक क्षत्रिय बालिका है और ये कहानी की नायिका है। ये जलदस्यु की कैदी है और बुधगुप्त की प्रेमिका भी है। मणिभद्र कौन है? ये पोताध्यक्ष है। जिस जहाज में ये लोग सफर कर रहे होते हैं उसका अध्यक्ष होता है वो। और कहानी का खलनायक है जिसने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये तीन जो हैं ये मेन पात्र हैं जो कि हम लोगों को पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जया नाम की एक सेविका है जो कि जंगल में निवास करने वाली युवती है। तो ये जो है इसके मुख्य पात्र हैं। अब देख लेते हैं ताम्रलिप्ति क्या था। तो ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी के आसपास में एक प्राचीन नगर था। वर्तमान में तामलुक जो है, तामलुक जो शहर का नाम है वही ताम्रलिप्ति था। बंगाल की खाड़ी के आसपास में ये नगर है, इतना याद रख लीजिए बस। और भारतवर्ष में कलिंग, ताम्रलिप्ति आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज बराबर सिंगल, सुमात्रा, जावा जैसे द्वीपों पर आते जाते थे। जो मालवाहक जहाज थे वो इन्हीं बंदरगाहों से आते जाते थे। तो ताम्रलिप्ति क्या है? एक नगर का नाम है जिसमें कि बंदरगाह भी होता था। ठीक है, ये पहली स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कागज पेन लेके बैठिए और नोट करते चलिए। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग देखेंगे आप लोगों को बताते रहेंगे। ये पात्र हैं, ये तो आप लोगों को करने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं। आकाशदीप कहानी जो है ये दो भागों में है। पहला भाग ये कहां पर है? ये समुद्र के पोत पर रचा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल कि पहला भाग कहां पर चित्रित है। तो ये समुद्र के पोत पर चित्रित है। और दूसरा भाग जो है ये 5 वर्ष बाद की घटनाओं को दिखाता है। इंपॉर्टेंट है, दूसरा भाग जो है ये 5 वर्ष की बाद की घटनाओं को दिखाता है। कहां? चंपा द्वीप पर। जो नायिका है, कहानी की नायिका चंपा, उसी के नाम पर नायक एक द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है जहां पर दूसरा भाग चित्रित है। उद्देश्य देख लेते हैं इस कहानी के क्या है। कहानी में लेखक यह बताना चाहता है कि मानव के आचरण और व्यवहार को
प्रेम और त्याग से बहुत कुछ बदला जा सकता है। मनुष्य को आचरण को, व्यवहार को प्रेम से और त्याग से बदला जा सकता है। यह कहानी प्रेम और कर्म के द्वंद्व पर आधारित है। एक तरफ चंपा प्रेम करती है बुधगुप्त से, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, उसका कर्म भी है, क्योंकि बुधगुप्त द्वारा ही चंपा के पिता का वध किया गया था, हत्या की गई थी। अंत में कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। वो क्या है, प्रेम और कर्तव्य में से कर्तव्य को चुनती है। नायिका चंपा कर्तव्य के आगे अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। नारी के त्याग और कल्याण की भावना इस कहानी में मुखरित होती है। आकाशदीप कहानी की शुरुआत दो बंदी चंपा और बुधगुप्त को बंधन से आजाद करवाने से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में क्या है, जहाज पर, समुद्री जहाज पर ये दो बंदी होते हैं, एक बुधगुप्त और एक चंपा। तो बुधगुप्त जो है वो अपने आप को आजाद करवाने के साथ साथ उस जहाज पर चंपा को भी अपने साथ में आजाद करवाता है, और वहां पर एक लड़ाई होती है। लड़ाई में बुधगुप्त की विजय होती है और वो जहाज पर कब्जा भी कर लेता है। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी आकाशदीप। ये कहाँ संग्रहित है, ये कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। 1929 का ये कहानी संग्रह है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और कुल 5 कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद जी के। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ये जो हैं इनके 5 कहानी संग्रह हैं, जिनमें से तीसरे कहानी संग्रह आकाशदीप की पहली ही कहानी हमारी पाठ्यक्रम में लगी हुई आकाशदीप कहानी है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इनके 5 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, और पहला भाग कहाँ चित्रित है और दूसरा भाग कहाँ चित्रित है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्देश्य आप लोगों को जानना चाहिए, उसको जानने के कारण हम कहानी में इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आकाशदीप एक कहानी संग्रह है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेबस में जो भी कहानियां, जो भी निबंध लगे हुए हैं, वो जिस किसी संग्रह में संकलित हैं, उसके अन्य कहानी या फिर निबंधों के नाम भी हमें याद होने चाहिए। और इसी तरह से इसमें क्या है, आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियां हैं और इनके नाम हमें याद होने चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आकाशदीप कहानी संग्रह में इनमें से कौन सी कहानी संकलित नहीं है, या फिर इनमें से कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ठीक है दोस्तों, ये हैं इसमें 19 कहानियां जो संकलित हैं। चिन्ह जो है ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध चिहन होता है, चिहन, ची और आधा है आता है के नीचे हलंत, चिहन, ये होता है शुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये 19 कहानियां संकलित हैं आकाशदीप कहानी संग्रह में, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। इन्हें इसी प्रकार से क्रमवार तरीके से याद कीजिएगा। इसमें से प्रश्न आ सकता है, पूछे जाते रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न पहले भी। ठीक है दोस्तों, अब कहानी को देख लेते हैं। हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसमें से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब मैं राउंड कर दूंगा। राउंड करते हुए, जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, इसका मतलब वो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको नोट करते हुए चलिएगा। बार बार अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है, वो है, तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो जहां जहां मैं राउंड करता जाऊं उसे मुख्य रूप से नोट करते चलिएगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो शुरुआत कहां से होती है कहानी की, बंदी यानी कि
एक बंदी दूसरे बंदी को बुला रहा है, बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कराता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। जिस नाव पर बुधगुप्त सवार था उस पे कितने लोग थे? 10 नाविक और प्रहरी, यानी कि 10 लोग उपस्थित थे, उनके अलावा दो तो ये बंदी थे, इनके अलावा 10 नाविक और प्रहरी और थे उस नाव पर। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे से स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। अंधकार से अर्थात दोनों ही जो है बंधन से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षाती रेख से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। ये पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस रचना की पंक्ति है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। ये देखिए जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी है। इसमें भाषा थोड़ी सी आपको क्लिष्ट मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ पर कठिन भाषा आपको मिलेगी। सीधी सपाट हिंदी खड़ी बोली आप लोगों को इसमें नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक पंक्ति के अर्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या था, वहां पर आंधी तूफान आ गया था और इस आंधी तूफान का फायदा उठाते हुए दोनों बंदियों ने एक दूसरे को मुक्त कर लिया था। दोनों बंदी कौन कौन थे? एक बुद्धदेव था और दूसरी चंपा थी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। तूर्य क्या है? एक प्रकार की रणभेरी टाइप एक वाद्य यंत्र होता है जिसको सायरन की तरह इस्तेमाल किया जाता था पहले। सब लोग सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने करवाया? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम? जलदस्यु बुधगुप्त, कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। ये क्या है? एक और पात्र आया है इसमें, नायक, जो कि मणिभद्र का सैनिक है, उसका प्रहरी है। उसके साथ में यहां पर लड़ाई हो रही है बुधगुप्त की, जो कि कहानी का मुख्य नायक है।
तो किसकी कृपाण छीनते हैं ये नायक की कृपाण छीनते हैं। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देख रही थी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विराट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। यानी कि यहां पर हरा दिया है नायक को बुधगुप्त ने। बुधगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुणदेव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। और बुधगुप्त ने उसको छोड़ दिया। ये वाला कथन किसका है? ये वाला कथन नायक का है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन हो सकता है कि ये किसने कहा है। ठीक है दोस्तों, ये नायक का कथन है, इसे नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नायक का कथन है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके शतों को अपने स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। देखिए कितनी क्लिष्ट हिंदी है। यहां पर चंपा आई है और उसके बुधगुप्त के नायक के, जो कि कहानी का नायक है, उसके हाथ पैरों में, उसके शरीर पर जो चोटें आई हैं लड़ाई करते हुए, उन पर अपनी ठंडी नजर देकर, अपनी ठंडी दृष्टि डालकर और कोमल हाथों से उसको वेदना विहीन कर दिया। यानी कि अपने प्रेम से उसने इस तरह से सहलाया हाथों को, पैरों को, जहां चोट लगी थी, कि उसका दर्द जो है वो ठीक हो गया, दूर होने लगा। इस प्रकार से प्रतीत हुआ उसे। बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पहुंच गए थे। वो बाली द्वीप से बहुत दूर पहुंच गए थे, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का यहाँ प्राधान्य है। तो जिस द्वीप पर ये लोग गए थे वहां पर किसका प्राधान्य था? सिंघल के वणिकों का। वणिक यानी व्यापारी। सिंघल के व्यापारी उधर आते जाते रहते थे। कितने दिनों से हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। कहा नए द्वीप पर कितने दिन में पहुंचने वाले थे? वो 2 दिन में पहुंचने वाले थे। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक के नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहां एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। ये वाला डायलॉग, ये वाला कथन भी किसका है? ये भी नायक का है, नोट कर लीजिए। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? अभी क्या है, बुधगुप्त चंपा से पूछ रहा है, उसका बायोडाटा कलेक्ट कर रहा है। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा का घर कहाँ था? जाह्नवी के तट पर था। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर भी मैं पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। चंपा कितने बरस से समुद्र में रह रही थी? 8 बरस से। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, इन्हें नोट करते चलिए। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना ली गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं चंपा।
कहाँ का क्षत्रिय है वो? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, परंतु दुर्भाग्य से दलजस्यु बनकर जीवन बिता रहा हूं। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। यानी कि चंपा ने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। ये हत्या व्यवसायी दस्यु कौन है? ये बुधगुप्त का ही एक संबोधन किया गया है, हत्या व्यवसायी दस्यु कहकर। उसके मन में भी एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। कौन सी नई वस्तु का पता चला था उसे? कोमलता का। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप पर पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम ही नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। तो यहाँ पर पहला भाग समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा भाग शुरू होता है 5 बरस बाद। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सोध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। तरुणी चंपा अर्थात चंपा की पुत्री है वो। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपने सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देखती रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर के धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। जया कौन है? जया उनकी नौकरानी है। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुधगुप्त की आज्ञा थी। बुधगुप्त ने उसको बोला था कि चंपा को रानी कहकर संबोधित करना है। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा, और जया पूछने के लिए चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहां बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? शीर निधिशाई अनंत से प्रसन्न के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करवाओ। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक।
परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में प्रणय लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त, उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, अतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप का व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। चंपा की माँ जो है वो कौन सी नदी के किनारे? भगीरथी के तट पर। भगीरथी के तट पर दीपक बांधती थी। किससे बांधती थी? बांस की पिटारी से। और क्या प्रार्थना करती थी? भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। ये किसका कथन है? ये कथन है चंपा की माता का। ये कथन पूछा जा सकता है, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम चंपा लगा सकते हैं, लेकिन ये कथन जो है ये चंपा की मां का कथन है। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। उसे फिर से याद आ गया, चंपा को फिर से याद आ गया कि उसके नाविक पिता की हत्या का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना बुधगुप्त है, महानाविक है, जलदस्यु है। तो उसे फिर से क्रोध आ जाता है और वह उसे दूर छिटक देती है और इसीलिए बुधगुप्त भी वहां से चला जाता है। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी? नहीं। तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं? चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। अब जब वो घूमने लग गई है समुद्र में नौका पर, तो क्या हुआ?
उसका मन बहलने लगा और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। जैसे वो बहुत क्रोधित थी बुधगुप्त के ऊपर, क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आ गई थी। अभी वो जैसे नौका विहार पर निकली है तो धीरे धीरे उसका मूड शांत हो गया और फिर वो वापस आती है तो बुधगुप्त उसे अपना हाथ देकर नाविक बनकर उसे नीचे उतारता है नाव से। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं, पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता बुधगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। चंपा के सामने वो बहुत ही दुर्बल और बहुत ही निरीह था और वह घुटनों पर चंपा के सामने बैठा हुआ था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमककर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। ये चंपा जो है ये हमेशा अपने साथ में कृपाण रखती थी, और क्योंकि इसके मन में एक बहुत पुरानी टीस तो थी ही कि बुधगुप्त ने उसके पिता को मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी, तो कभी कभी उसको जैसे ये बातें याद आती थी तो वह प्रेम और कर्तव्य में, जो एक क्षत्राणी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पिता की मृत्यु का, हत्या का बदला ले, तो वह इस द्वंद्व में फंस जाती थी कि जिससे वह प्रेम करती है वही उसके पिता का हत्यारा है, तो वह उसे कैसे मार सकती है। लेकिन कई बार उसके मन में फिर से आता कि इसे मार डालना चाहिए, तो वह कृपाण हमेशा अपने पास में रखती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आलिंगन में होते हुए और उसे इतना प्रेम आया उस पर कि उसने कृपाण जो है वो समुद्र में फेंक दिया। तब कपकपाते होठों से पूछता है बुधगुप्त कि क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी को धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुमसे घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल से निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। वह उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति से बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर
जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। यही जो दीप स्तंभ है, इसी का नाम आकाशदीप है दोस्तों। ये बहुत ऊंचा एक खंबे जैसा एक स्तंभ बनवाया गया था, जिसके ऊपर एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहेगा, ताकि इधर उधर खोने वाली जो नावें हैं, जिन्हें दिशा नहीं मिलती है, उन्हें वह दिशा दिखाने का काम करेगा। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका की सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है न? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह भी सच हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपने छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंकाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उसे पोत पुंज की दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास की विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहां क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूं
मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानी कि बुधगुप्त अपने लश्कर के साथ में, अपने पूरे आबो लश्कर के साथ में चंपा द्वीप छोड़कर वापस भारत की ओर प्रस्थान कर गया है। यह देखकर चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ से में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यहाँ पर हमारा ये जो कहानी है आकाशदीप, ये समाप्त होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, ये अवश्य कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें प्रेरणा देता है। आपको कहानी कैसी लगी, पूरा समझ में आया या नहीं, ये कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जो कि यूनिट नंबर 2 की होने वाली है। इस बार हम द्विवेदी युग शुरू करने वाले हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम पूरी जानकारी अगली क्लास में इकट्ठा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, मिलकर हम जेआरएफ क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।